हेलो, आदाब, नमस्कार। आइडियल ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी आइडिया की जानिब से मैं युक्तार्थ श्रीवास्तव आपका खैर मकदम करता हूँ। खुशामदीद। आज मौका है आदरणीय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ का, और इस मौके पर यह बता देना लाजमी है कि आइडिया के मार्फत हम एक सीरीज चलाते हैं जिसका नाम है नमस्कार, मैं रविंद्रनाथ टैगोर हूँ। और इस सीरीज में हमने आदरणीय गुरुदेव की लिखी हुई बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज का नाटकों के रूप में मंचन किया है। उनकी कुछ उल्लेखनीय कहानियां जैसे काबुलीवाला, भिखारन, गुप्त धन, धन की भेंट आदि कहानियों का हमने सफलतापूर्वक मंचन किया है। आज हम गुरुदेव को खराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं, और चूंकि हालात ऐसे हैं कि अपने घर में रहना ही श्रेयस्कर है, तो आज हम ये खराज अकीदत आइडिया की ही जानिब से चालू एक और सीरीज साहित्य के पन्नों से के मार्फत एक कहानी सुनाकर कर रहे हैं। कहानी है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी अमर कहानी काबुलीवाला। इस कहानी का बारंबार हमने नाटक के रूप में मंचन तो किया है, लेकिन आज वो कहानी जस की तस जिस फॉर्मेट में वो स्टोरी के रूप में अवेलेबल है, वैसी की वैसी आपको सुना रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। काबुलीवाला। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी काबुलीवाले से पल भर भी बात किए बिना रह नहीं सकती। दुनिया में आने के बाद भाषा सीखने में उसे सिर्फ 1 वर्ष ही लगा होगा। उसके बाद से जितनी देर वो सो नहीं पाती, उस समय का एक पल भी वो चुप्पी में बर्बाद नहीं करती। उसकी माता बहुधा उसे डांट डपट कर उसकी चलती हुई जुबान बंद कर देती है, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं होता। मिनी का मौन मुझे ऐसा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है कि मुझसे वो अधिक देर तक सहा नहीं जाता, और यही कारण है कि मेरे साथ उसके भावों का आदान प्रदान कुछ अधिक उत्साह के साथ होता रहता है। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया ही था कि मिनी ने आकर कहना आरंभ कर दिया। बोली, बाबूजी बाबूजी, वो रामदयाल दरबान है ना, वो काक को कौवा कहता है, वो झूठ बोलता है ना बाबूजी। विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। बोली, बाबूजी, वो भोला है ना, भोला, वो कहता है कि आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना, खाली बकबक करता है ना, दिन रात बकता रहता है। इस विषय में मेरी राय की तनिक भी राह ना देखकर चट से धीमे स्वर में एक जटिल प्रश्न कर बैठी। बोली, बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है? फिर उसने मेरी मेज के पार्श्व में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटने और हाथों को हिला हिलाकर बड़ी शीघ्रता से मुंह चलाकर अटकन चटकन दही चटाकन कहना आरंभ कर दिया। जबकि मेरे उपन्यास के अध्याय में प्रताप सिंह उस समय कंचनमाला को लेकर रात्रि के प्रगाढ़ अंधकार में बंदी गृह के ऊंचे झरोके से नीचे कल कल करती हुई सरिता में कूद रहे थे। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। अचानक मिनी अपना अटकन चटकन छोड़कर खिड़की के पास दौड़ती हुई गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर कुल्ला रखे, उस पर साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की झोली लटकाए, हाथ में चमन के अंगूरों की कुछ पिटारियां लिए एक लंबा तगड़ा सा काबुली वाला मंद चाल से सड़क पे चला जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी सी बेटी के हृदय में कैसे भाव उदय हुए होंगे, ये बताना असंभव है। उसने जोर से पुकारना शुरू किया। मैंने सोचा, अभी झोली कंधे पर लिए सिर पे एक मुसीबत आ खड़ी होगी और मेरा 17वां अध्याय आज अधूरा रह जाएगा। किंतु मिनी के चिल्लाने पर ज्यों ही काबुली वाले ने हंसते हुए उसकी ओर मुंह फेरा और हमारे घर की ओर बढ़ने लगा, त्यों ही मिनी भय खाकर भीतर भाग गई। फिर पता नहीं लगा कि कहां छिप गई। उसके छोटे से मन में यह अंधविश्वास बैठ गया था
कि उस काबुली वाले की मैली कुचैली झोली के अंदर ढूंढने पर उसके जैसी और भी जीती जागती बच्चियां निकल सकती हैं। इधर काबुली वाले ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे हाथ जोड़कर अभिवादन किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा वास्तव में प्रताप सिंह और कंचनमाला की दशा अत्यंत संकटापन्न है, फिर भी घर में बुलाकर इस काबुली वाले से कुछ न खरीदना अच्छा ना होगा। सो कुछ सौदा खरीदा गया। उसके बाद मैं उस काबुली वाले से इधर उधर की बातें करने लगा। उसका नाम रहमत था। उसके साथ रूस की, इंग्लिस्तान की, न जाने कहां कहां की बातें और गपशप होने लगी। अंत में उठकर जब वो काबुली वाला जाने लगा तो अपनी मिली जुली भाषा में मुझसे बोला, ओ बाबू साहब, तुम्हारा लड़की नजर नहीं आती। मैंने सोचा मिनी के मन से व्यर्थ का भय दूर करने के अभिप्राय से उसे भीतर से बाहर बुला लिया जाए। वो मुझसे बिल्कुल लगकर काबुली वाले के मुख और झोली की ओर संदेहात्मक दृष्टि डालती हुई खड़ी हो गई। काबुली वाले ने अपनी झोली से किशमिश और खुबानी निकालकर देनी चाहिए, परंतु उसने ना ली और दुगने संदेह के साथ मेरे घुटनों से लिपट गई। ये मिनी और काबुली वाले का पहला परिचय था। इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक दिन सवेरे मैं किसी आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा था। देखता हूं तो मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठकर काबुली वाले से हंस हंस कर बातें कर रही है और काबुली वाला उसके पैरों के समीप बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ उन्हें ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में अपनी राय अपनी मिली जुली भाषा में व्यक्त करता जाता है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में अपने बाबूजी के सिवाय ऐसा धैर्य वाला श्रोता कभी नहीं मिला था। देखा तो मिनी की फ्रॉक के अग्रभाग में बादाम और किशमिश भरे हुए थे। मैंने काबुली वाले से कहा, अरे भाई रहमत, ये सब इसे क्यों दे दिया, अब मत देना। और इतना कहते हुए अपने कुर्ते की जेब में से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने भी बिना किसी हिचक के अठन्नी ली और अपनी झोली में रख ली। कुछ देर बाद घर लौटकर देखा तो पता चला कि उस अठन्नी ने बड़ा उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की माँ एक सफेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांट डांट कर मिनी से पूछ रही थी, तूने ये अठन्नी कहां से पाई, बता ये अठन्नी कहां से पाई। मिनी बोली, काबुली वाले ने दी है। काबुली वाले ने तुझे अठन्नी दी है? माँ ने बोला। मिनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दे दी। मैंने जाकर मिनी की उस अकस्मात मुसीबत से रक्षा की और उसे बाहर ले आया। मालूम हुआ कि काबुली वाले के साथ मिनी की ये दूसरी ही भेंट थी। सो कोई विशेष बात नहीं। इस दौरान वो रोज आता रहा और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर उसने बहुत अधिकार कर लिया था। इस नई मित्रता में बंधी हुई बातें और हंसी ही प्रचलित है। जैसे मेरी बिटिया रहमत को देखते ही हंसते हुए पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? और काबुली वाला, जिसका नाम रहमत था, एक अनावश्यक चंद्र बिंदु लगाकर उससे कहता, ओ मिनी बच्चा, हमारा झोली का भीतर एक हाथी है। उसके परिहास का रहस्य क्या है, ये तो नहीं कहा जा सकता। फिर भी इन नए मित्रों को इससे तनिक विशेष खेल सा प्रतीत होता है और जाड़े के प्रभात में एक सयाने और एक बच्ची की सरल हंसी सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। उन दोनों मित्रों में और भी एक आध बात प्रचलित थी। जैसे रहमत मिनी से कहता, ओ मिनी बच्चा, तुम ससुराल कभी नहीं जाना, अच्छा? हमारे देश की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती हैं, लेकिन हम लोग तनिक कुछ नई रोशनी के होने के कारण तनिक सी बच्ची को ससुराल के विषय में विशेष ज्ञानी नहीं बना सके थे। अतः रहमत का अनुरोध वो स्पष्ट रूप से समझ न पाती थी। इस पर भी वो किसी बात का उत्तर दिए बिना चुप रह जाए, ऐसा तो मिनी के स्वभाव के विरुद्ध था। उल्टे वो रहमत से पूछती, ओ काबुली वाले, तुम ससुराल कब जाएगी? रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त घूंसा तानकर कहता, ओ बच्चा, हम ससुराल नहीं जाएगी,
हम अपना ससुर को मारेगी। ये सुनकर ससुर नामक किसी अनजान जीव की दुरावस्था की कल्पना करके मिनी खूब हंसती। देखते देखते जाड़े की सुहावनी ऋतु आ गई। पूर्व युग में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए कूच करते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी नहीं गया। शायद इसीलिए मेरा मन ब्रह्मांड में घूमा करता था, यानी कि मैं अपने घर का ही चिर प्रवासी हूँ। बाहरी ब्रह्मांड के लिए मेरा मन सर्वथा आतुर रहता था। किसी विदेश का नाम आगे आते ही मेरा मन वहीं की उड़ान लगाने लगता। इसी प्रकार किसी विदेशी को देखते ही तत्काल मेरा मन सरिता, पर्वत, बीहड़, वन के बीच में एक कुटीर का दृश्य देखने लगता और एक उल्लासपूर्ण स्वतंत्र जीवन यात्रा की बात कल्पना में जाग उठती। इधर देखा तो मैं ऐसी प्रकृति का प्राणी हूँ जिसका अपना घर छोड़कर बाहर निकलने में सर कटता है। यही कारण है कि सवेरे के समय अपने छोटे से कमरे में मेज के सामने बैठकर उस काबुली वाले से गपशप लड़ाकर बहुत कुछ भ्रमण कर लिया करता हूँ। मेरे सामने काबुल का पूरा चित्र खिंच जाता है। दोनों ओर उबड़ खाबड़ लाल लाल ऊंचे ऊंचे दुर्गम पर्वत हैं और रेगिस्तानी मार्ग। उन पर लदे हुए ऊंटों की कतारें चली जा रही हैं। ऊंचे ऊंचे साफे बांधे हुए सौदागर और यात्री कुछ ऊंट की सवारी पर हैं तो कुछ पैदल चले जा रहे हैं। किसी के हाथ में बर्छा है तो कोई बाबा आदम के जमाने की पुरानी बंदूक थामे हुए हैं। बादलों की भयानक गर्जन के स्वर में काबुली लोग अपनी मिलीजुली भाषा में अपने देश की बातें कर रहे हैं। मिनी की माँ बड़ी वहमी स्वभाव की थी। राह में किसी प्रकार का शोरगुल हुआ नहीं कि उसने समझ लिया कि संसार भर के सारे मस्त शराबी हमारे ही घर की ओर दौड़े आ रहे हैं। उसके विचारों में ये दुनिया इस छोर से उस छोर तक चोर, डकैत, मस्त शराबी, सांप, बाघ, रोग, मलेरिया, तिलचट्टे और अंग्रेजों से भरी पड़ी है। इतने दिन हुए इस दुनिया में रहते हुए भी उसके मन का ये रोग दूर नहीं हुआ। रहमत काबुली वाले की ओर से भी वो पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष नजर रखने के लिए मुझसे बार बार अनुरोध करती। जब मैं परिहास के आवरण से ढांकना चाहता तो मुझसे एक साथ कई प्रश्न पूछ बैठती। कहती कि क्या अभी तक किसी का लड़का नहीं चुराया गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते? क्या एक लंबे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे बच्चे को उठा ले जाना असंभव है? इत्यादि इत्यादि। मुझे मानना ही पड़ता कि ये बात नितांत असंभव हो तो कोई बात नहीं, परंतु भरोसे के काबिल नहीं। भरोसा करने की शक्ति सब में एक समान नहीं होती। अतः मिनी की माँ के मन में भय ही रह गया, परंतु केवल इसीलिए बिना किसी दोष के रहमत को अपने घर में आने से मना मैं न कर सका। हर वर्ष रहमत माघ के महीने में अपने देश लौट जाता था। इस समय वो अपने व्यापारियों से रुपए पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता। उसे घर घर दुकान दुकान घूमना पड़ता था, मगर फिर भी मिनी से उसकी भेंट दिन में एक बार अवश्य हो जाती। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के मध्य किसी षड्यंत्र का श्री गणेश हो रहा हो। जिस दिन वो सुबह ना आ पाता उस दिन देखूं तो संध्या को हाजिर है। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढाले जामा पजामा पहने झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में अचानक भय सा पैदा हो जाता था। लेकिन जब देखूं कि मिनी ओ काबुली वाला पुकारते हुए हंसती हंसती दौड़ी आती है और दो भिन्न आयु के असम मित्रों में वही पुराना हास परिहास चलने लगता है, तब मेरा सारा हृदय खुशी से नाच उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा एक नई पुस्तक का प्रूफ देख रहा था। जाड़ा विदा होने से पूर्व आज 2-3 दिन से खूब जोर से अपना प्रकोप दिखा रहा था। जिधर देखो उधर इस जाड़े की ही चर्चा हो रही थी। ऐसे जाड़े पाले में खिड़की में से सवेरे की धूप मेज के नीचे मेरे पैरों पर आ पड़ी। उसकी गर्मी मुझे अच्छी प्रतीत होने लगी। लगभग 8 बजे का समय होगा। सिर से मफलर लपेटे उषा चरण सवेरे की सैर करके घर की ओर लौट रहे थे। ठीक उसी समय एक बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखूं तो
अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चों का झुंड चला आ रहा है। रहमत के ढीले ढीले कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से लथपथ एक छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और उससे पूछा, अरे भाई क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक पुराना रामपुरी चादर खरीदा था। उसके कुछ रुपए रहमत की ओर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी बात पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने उसे छुरा निकालकर घोंप दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए अलग अलग तरह के अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुली वाला, ओ काबुली वाला, पुकारती हुई मिनी भीतर से बाहर निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक हास्य से चमक उठा। उसके कंधे पर आज झोली न थी, अतः झोली के बारे में दोनों मित्रों की अभ्यस्त आलोचना न चल सकी। मिनी ने आते ही पूछा, काबुली वाला, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, ओ हाँ मिनी बच्चा, हम अपना ससुराल जाती है। रहमत ताड़ गया कि उसका ये जवाब मिनी के चेहरे पे हंसी न ला सकेगा और तब उसने अपने हाथ दिखाकर कहा, ओ मिनी बच्चा, हम अपना ससुर को मारती, लेकिन हम क्या करेगी बच्चा, हमारा दोनों हाथ बंधा है। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई वर्ष का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। अब हम लोग अपने घर में बैठकर सदा के अभ्यस्त होने के कारण नित्य के काम धंधों में उलझे हुए दिन बिता रहे थे। तभी एक स्वाधीन पर्वतों पर घूमने वाला इंसान कारागार की प्राचीरों के अंदर कैसे वर्ष पे वर्ष काट रहा होगा, ये बात हमारे मन में कभी उठी ही नहीं। और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जास्पद था। ये बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी सईस के साथ मित्रता जोड़ी, फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी वयोवृद्धि होने लगी, वैसे वैसे सखा के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगीं। और तो और अब वो अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी कम ही दिखाई देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया। कितने ही वर्ष बीत गए। वर्षों बाद आज फिर शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाश वासनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी माँ बाप के घर में अंधेरा करके ससुराल चली जाएगी। सवेरे दिवाकर बड़ी सजधज के साथ निकले। वर्षों के बाद शरद ऋतु की ये नई धवल धूप सोने में सुहागे का काम दे रही है। कलकत्ता की सकरी गलियों से परस्पर सटे हुए पुराने ईंटझर गंदे घरों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने इस प्रकार का अनोखा सौंदर्य बिखेर दिया है। हमारे घर पर दिवाकर के आगमन से पूर्व ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये मेरे हृदय की धड़कनों में से रो रो कर बज रही हो। उसकी करुण भैरवी रागनी मानो मेरी विच्छेद पीड़ा को जाड़े की धूप के साथ सारे ब्रह्मांड में फैला रही है। मेरी मिनी का आज विवाह है। सवेरे से घर में बवंडर बना हुआ है। हर समय आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। आंगन में बांसों का मंडप बनाया जा रहा है। हर एक कमरे और बरामदे में झाड़ फानूस लटकाए जा रहे हैं और उनकी टकटक की आवाज मेरे कमरे में आ रही है। चलो रे, अरे जल्दी करो, इधर आओ, उधर जाओ। ऐसी आवाजों की तो गिनती ही नहीं है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था कि इतने में रहमत आया और अभिवादन करके एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। उसके पास ना तो झोली थी, ना पहले जैसे लंबे लंबे बाल, और ना चेहरे पर वो पहले जैसी दिव्य ज्योति ही थी। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि अरे ये तो रहमत है। क्यों रहमत, कब आए? मैंने पूछा। कल शाम को ही जेल से छूटा हूं साहब,
उसने कहा। ये बात सुनते ही उसके शब्द मेरी कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने अपनी आंखों से कभी न देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी ये इच्छा होने लगी कि कम से कम आज के इस शुभ दिन वो इंसान यहाँ से टल जाए तो ही अच्छा है। मैंने उससे कहा, भाई रहमत, आज हमारे घर में कुछ ज़रूरी काम है, सो तुम आज जाओ, फिर आना, मैं ज़रा काम में लगा हूँ। मेरी बातें सुनकर वो उसी क्षण जाने के लिए तैयार हो गया, परंतु द्वार के पास जाकर इधर उधर देखने लगा। फिर मुझसे बोला, बाबू साहब, तुम्हारा बच्ची नजर नहीं आती। शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही बच्ची बनी हुई है। उसने सोचा होगा कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुली वाले, ओ काबुली वाले पुकारती हुई दौड़ी चली आएगी और उन दोनों के पहले के हास परिहास में किसी प्रकार की रुकावट न होगी। यहाँ तक कि पहले की मित्रता को याद करके वो अपने साथ एक पेटी अंगूर, एक कागज के दोने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग तांग कर लेता आया था। उसकी पहले की मैली कुचैली झोली आज उसके पास न थी। मैंने कहा, रहमत, आज वाकई घर में बहुत काम है, आज किसी से भेंट ना हो सकेगी। मेरा उत्तर सुन के वो कुछ उदास सा हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे मुख की ओर देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे हृदय में न जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुला लूं, इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है। मेरे पास आया और आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसे दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देना चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी बाबू साहब, आपकी हमेशा मुझे याद रहेगी, पैसे रहने दीजिए। फिर थोड़ी देर रुककर वो बोला, बाबू साहब, आपके जैसी मेरी भी देश में एक बच्ची है। मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा लाया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने के लिए नहीं आता। ये कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तेल चित्र भी नहीं। हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपने बेटी के इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कलकत्ता के गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता और तब वो कालिक लगा चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल वक्ष स्थल में अमृत उड़ेलता रहता था। ये देखकर मेरी आंखें भर आईं और फिर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वो एक मामूली काबुली वाला है, मेवा बेचने वाला है और मैं एक उच्च वंश का रईस हूं। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि जो वो है वही मैं हूं। वो भी एक बाप है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मिनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मिनी को बुलाया। हालांकि इस पर अंदर घर में बहुत आपत्ति जताई गई, परंतु मैंने उस पर जरा भी ध्यान न दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी मारे लज्जा के सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे इस अवस्था में देखकर रहमत पहले तो सकपका गया। उससे पहली जैसी बातचीत करते न बनी। बाद में हंसते हुए बोला, ओहो मिनी बच्चा, हमारा बच्चा अपने सास का घर जाती है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, अतः अब उससे पहले की तरह उत्तर देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसके कपोल लाल हो उठे। उसने मुंह को फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आई जब रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था।
मन में एक पीड़ा की लहर सी दौड़ गई। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में एक बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ अब उसे नई जान पहचान करनी होगी। संभवतः वो उसे पहले जैसी ना पाएगा। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने। सवेरे के समय शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथों में रख दिए और कहा, रहमत, अब तुम अपने देश चले जाओ, अपनी बेटी के पास। तुम दोनों की मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए दे देने के बाद मुझे विवाह के हिसाब में से उत्सव समारोह के 1-2 अंग काट देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी न करा सका। अंग्रेजी बाजा भी नहीं बजा। घर की औरतें बहुत बिगड़ी। सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी मेरा विचार यही है कि आज एक अपूर्व ज्योत्सना से हमारा शुभ समारोह उज्जवल हो उठा। तो ये थी आदरणीय गुरुदेव की अमर कहानी काबुलीवाला। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।